अपडेट हो रहा है। आधार कार्ड में क्या गड़बड़ है? एड्रेस चेंज हो गया। डॉक्यूमेंट में एक तो आधार कार्ड चाहिए, मार्कशीट, और एक अपना जो भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट चाहिए। आधार कार्ड हो गया ना, एड्रेस प्रूफ वगैरह तो वही आ गया सारा। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको भी हम रिजर्वेशन सर्टिफिकेट कहते हैं ना, वो भी चाहिए उसमें। अगर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप लोग डेक्लेरेशन फॉर्म भी भर सकते हो बाद में बना के, और उसके बाद में काउंसलिंग में उसको अपीयर करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो अगर नहीं बना हुआ है, जिसको ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना, और ओबीसी सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए। हाँ ठीक है। चलिए, अपन पढ़ रहे थे कॉकरोच। वैसे लास्ट क्या पढ़ा अपन ने? कॉकरोच पढ़ा था, और कॉकरोच के डाइजेशन पर पहुंच गए थे ना। ओके, कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव, अच्छा जेट का फॉर्म भी आ रखा है किसी को, अगर जेट में इंटरेस्टेड हो, है ना। जेट एग्रीकल्चर का होता है ना, राजस्थान का एग्रीकल्चर। मैं तो इंफॉर्मेशन देने का काम मेरा है, बाकी बढ़ना नहीं बढ़ना वो तुम लोगों पे डिपेंड करता है ना। जेट का फॉर्म आता है, और जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं इसको। एग्रीकल्चर के लिए होता है स्टेट लेवल पे, और ऑल इंडिया लेवल पर होता है ICARI का होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको कहते हैं, वो आता है। तो ऑल इंडिया लेवल पे तो ICAR का होता है, और स्टेट लेवल पे जेट का होता है। जिसको इंटरेस्ट हो तो बढ़ सकते हो। इसमें जनरल BSc कराते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर BSc कराते हैं। इसके बाद में ICAR में ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी ज़्यादा आती है, रिसर्च फील्ड है ये। BSc करते हैं इसमें, फिर MSc करते हैं, और फिर इसमें रिसर्च फील्ड ज़्यादा है, अच्छा है, ऑल इंडिया लेवल पर है। बाकी फॉर्म भर दिया सबने? हो गया। एम्स नर्सिंग का फॉर्म किसी ने भरा इसमें? यहाँ पे इधर हाथ खड़ा मत करना। एम्स नर्सिंग का फॉर्म भरा? नहीं भरा? क्यों, मैंने कहा था ना क्लास में। वो तो 16 मार्च लास्ट डेट थी, और रजिस्ट्रेशन भी, प्राइमरी रजिस्ट्रेशन तो पहले ही हो रहा था। अब मैंने क्लास में बोला, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने पैरामेडिकल का भी कहा था, एम्स के पैरामेडिकल का भी आ रखा है। मैं फॉर्म सारे बता दूंगा, लेकिन बढ़ना नहीं बढ़ना वो डिसीजन तुमको लेना है भाई। किसी का अगर वो है ना कि मेरे को तो MBBS ही करना है, तो फिर वो नीट पर ही फोकस करे। और कोई किसी को लगता है कि नहीं, एक बार सारा भर देते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा तो लास्ट में देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस हिसाब से लोग सिक्योरिटी के बेसिस पे सारे फॉर्म भर देते हैं। तो वो आप लोगों का डिसीजन है। हाँ, पैरामेडिकल में मेल कर सकते हैं। पैरामेडिकल में BSc नर्सिंग भी होती है। पैरामेडिकल में एक तो रेडियोग्राफी होती है, BSc नर्सिंग होती है, और एक टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन का एक फील्ड है। तो उसमें ज़्यादातर बच्चे रेडियोग्राफर का बढ़ते हैं, और BSc नर्सिंग करते हो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन इसके बाद में फिर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आता है, वो फाइट करके आप एम्स में भी जा सकते हो, है ना। एम्स में भी पोस्टिंग हो जाती है उसकी। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स रहे हुए हैं जो BSc नर्सिंग कहीं और से की, फिर एम्स का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, और उसके बाद में एम्स के अंदर उनकी पोस्टिंग हो गई। तो वो भी अच्छी जॉब है, उसमें ख़राब कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर किसी का ये है ना मन में कि नहीं मेरे को तो MBBS ही करना है, तो फिर वो इधर फील्ड में सोचे नहीं, फिर वो एक ही फॉर्म भरे, नीट का फॉर्म भरे, और उसी पे लगे रहे, है ना। और नीट के अंदर ये वेटनरी, आयुष, ये सारा इसमें है। आयुष समझते हो ना, आयुर्वेद इसमें है, वेटनरी, ऑल इंडिया वेटनरी इसमें है। राजस्थान का वेटनरी इसमें नहीं है। राजस्थान का जो बाकी का जो वेटनरी, उसके लिए RPVT का फॉर्म आएगा, और ये आएगा लगभग नीट के एग्ज़ाम से थोड़ा सा पहले आने वाला है, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा था कि अब तुम लोगों को जितने ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं उतने ज़्यादा टेस्ट देना चाहिए, ठीक है ना। अभी तुम्हें खुद सेल्फ लेवल पर रोज 2 से 5 के बीच में टेस्ट देना चाहिए। 2 से 5, ठीक है, चलो 2 बजे तक तुम्हारी क्लासेस होती है, तो 2:30-3 बजे शुरू कर सकते हो। 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में अपना रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा सेट करो बॉडी का कि तुमको रोज उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में, जिस टाइम में नीट का एग्ज़ाम होगा, उस टाइम में तुम्हें रोज टेस्ट देना चाहिए। उससे क्या होगा कि तुम्हारी उस ड्यूरेशन में तुम्हारा ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा, क्वेश्चन को रीड करने की, अंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि आने वाला टाइम गर्मियों का है ना। तो ये 2 से 5 वाला जो टाइम ड्यूरेशन होता है, ये बहुत ज़्यादा लेजी वाला होता है। और अगर तुमने अपनी बॉडी को इस हैबिट में डाल रखा है कि 2 से 5 मेरे को सोना है, तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि नीट का जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हारा ब्रेन इतना सप्रेस होगा कि तुम्हारा एक्टिवेशन नहीं आएगा, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाएगी क्वेश्चंस की और ऑब्जेक्टिव की, तो तुम लोग अपनी एफिशिएंसी डाल ही नहीं सकते। इसलिए मेरा ये कहना है, मानना नहीं मानना तुम्हारा है, मैं तो बता सकता हूँ
कि भाई 2 से 5 के बीच में रोज एक टेस्ट तुम्हें या अल्टरनेट डे तुम्हें टेस्ट देना चाहिए, और 2 से 5 के बीच में बिल्कुल भी नींद नहीं लेनी चाहिए, तुम्हें अपने आप को जगा के रखना चाहिए। ऐसा तुम 1 महीने तक करोगे तो तुम्हारी बॉडी की हैबिट ये पड़ जाएगी कि 2 से 5 के टाइम में तुम्हारा ब्रेन हाइपर एक्टिव होगा, ज़्यादा एक्टिव होगा। उसमें क्या होगा, ज़्यादा एक्टिव होगा तो तुम पेपर को अच्छे से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, सही तरह से OMR भर पाओगे। नहीं तो अगर ब्रेन सप्रेस रहा, तुमने सोने की प्रैक्टिस कर रखी है और एक दिन आ गया नीट का 2 से 5 का वाला और तुम्हारे सामने पेपर आ रहा है, तुम्हारी आंखें ही नहीं खुल रही है, तो फिर क्या होगा? तो होगा ही नहीं। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये तुम्हें खुद अपना सेट करना पड़ेगा। होता है, तुमने पढ़ा था कंडीशनल रिफ्लेक्स एंड अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। अनकंडीशनल रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स होता है जो विद बर्थ होता है, स्नीजिंग, यॉर्निंग, है ना, और कफिंग, ये सब क्या होते हैं? अनकंडीशनल है, इसको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन स्विमिंग, साइकिलिंग, ये उसके एग्जाम्पल है जो कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। इसका डिस्कवर करने वाला था इयान पेवलोव। उसने डॉग पर एक्सपेरिमेंट करता बताया था, उसने एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट करके बताया था, है ना। तो अपन अपनी बॉडी में कुछ रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट कर सकते हैं। अगर किसी के पास में पेपर नहीं है, कि मान लो कि भाई हमारे पास तो पेपर ही नहीं है, तो अगर मेरे से पेपर लेना हो तो मैं तुम्हें पेपर दे दूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो 15 पेपर तो तुम्हें उत्कर्ष के मिलेंगे। एक बुक प्रिपेयर हो चुकी है, रेडी हो चुकी है, उसमें 15 मॉडल पेपर हैं। 15 मॉडल पेपर है, तो अल्टरनेट डे अगर तुम एक टेस्ट देते हो तो तुम्हारे पास में 30 दिन का मामला तो बैठ गया। या रोज देना चाहते हो तो मैं तो कहता हूँ रोज देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम डेली टेस्ट देते हो और तुम्हारे पास में 40 दिन है ना, 40 दिन में रोज एक पेपर देते हो, तो 100 क्वेश्चन मान लो बायो के तुम रोज अटेंड कर रहे हो, तो 40 दिन में कितने हो गए? 4000 क्वेश्चन होते हैं, तुम समझते हो? 4000 क्वेश्चन का मतलब है कि जब तुम नीट का पेपर देने जाओगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को ऐसा लग रहा है देखे देखे हैं, और तुमको अंदर ही अंदर एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि नहीं यार ये क्वेश्चन। और वो जो डर होता है ना, एक फियर जो होता है कि यार पेपर आते ही एक बार तो हाथ पांव फूलने लग जाते हैं, यार पेपर कैसा होगा और क्या होगा, वो सारा डर निकल जाएगा। तुम्हारी इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस हो चुकी होगी क्वेश्चन को पढ़ने की, समझने की। और मेरे हिसाब से वो जो टेस्ट देना चाहिए वो तुम्हें OMR शीट पे ही देना चाहिए। OMR की फोटो कॉपी करा लो, 30 कॉपी रखो अपने पास में, रोज का एक पेपर भरो, सॉल्व करो और फिर चेक कर लो, है ना। तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, इससे तुम्हारी बढ़िया प्रैक्टिस हो सकती है। देखो मैं तुम्हें लिंक शेयर कर दूंगा, जैसे 15 पेपर तो तुम्हारे सामने हैं, 11 पेपर मेरे पास में और पड़े हैं, वो जो बाईलिंगुअल हैं, जो मेन नीट का पेपर आता है वैसा। तो अगर तुम लोग मेरे को बोलते हो तो मैं तुम लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा, डाउनलोड करके पेपर देने का काम तुम्हारा है। तो वो टेस्ट तुम्हें डेली देना चाहिए। तो वो 11 पेपर हो जाएंगे, 15 ये उत्कर्ष वाले हो जाएंगे, तो काफ़ी सारे तो हो जाएंगे। इतने तो बहुत हैं, 26 पेपर तो बहुत है, ठीक है ना। तो कर सकते हो। और डाउट्स वगैरह आते हैं, जैसे तुम खुद पेपर दोगे तुम्हें लगेगा कि तुमको नहीं यार, और वो सब NCERT बेस्ड पेपर हैं, तो मैं अगर कोई डाउट आता है तो फिर मैं तुम्हारे डाउट सॉल्व कर दूंगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री भी साथ में है, सारे ही देने हैं ना, खाली बायो नहीं देना है, सारा ही देना है। फिजिक्स केमिस्ट्री के डाउट नहीं बताऊंगा, बाकी सब बता दूंगा, ठीक है। फिर तो अब चलते हैं आगे, कॉकरोच खत्म करते हैं। लास्ट चैप्टर है वैसे भी तुम्हारा एनिमल किंगडम, आई थिंक सारे हो गए होंगे बाकी के। तो अब ये चैप्टर अपन कंप्लीट करते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ ली थी, माउथ पार्ट्स, एंटीना, आईज वगैरह हमने पढ़ लिया था, डाइजेशन हमने पढ़ लिया था। डाइजेशन में मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि यहाँ पर क्या चलने वाला है ना। हमने पढ़ा था कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहले पार्ट को बोलते हैं फोरगट, मिडगट और हिंडगट। इनके मैंने अलग नाम भी बताए थे। एक तो सबसे पहले स्टोमेडियम, ठीक है, दूसरा मेजेंट्रियन या मेसोमेट्रियम जिसको कह सकते हैं, और फिर लास्ट वाला जो आता है प्रॉक्टेडियम। स्टोमेडियम, मेजेंट्रियम एंड प्रॉक्टेडियम, ये 3 पार्ट होते हैं। फोरगट में कौन कौन आ रहा है? फोरगट में आ रहा है माउथ, एक नैरो ट्यूब फेरिंक्स, एक लॉन्ग ट्यूब ईसोफेगस, एक थिन वॉल्ड क्रॉप। क्रॉप हमेशा थिन वॉल्ड होता है। तो ऐसा अगर नीट में क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज थिन वॉल्ड इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, तो आंसर इज क्रॉप, ठीक है, उसका क्रॉप जाएगा, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर इज क्रॉप। उसके बाद में आता है गिजर्ड, है ना। गिजर्ड को प्रोवेंट्रिकुलस या पैरावेंट्रिकुलस भी कहते हैं, ये हमने पढ़ा भी था ना, गिजर्ड बोलते हैं उसको। और फिर फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे आता है हेपेटिक सीका, याद आ रहा है हेपेटिक सीका, जिसको 6 to 8 काउंट था, और हमने उसको ब्लाइंड ट्यूब्स भी कहा था, एक तरफ से बंद थी और एक तरफ से ओपन थी। अच्छा, इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड भी है, देखो लगी हुई भी है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन, मैंने बहुत पुराना क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन मैंने देखा था कि उसने क्वेश्चन ये पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट फाउंड इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ कॉकरोच, या एब्सेंट इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ कॉकरोच। ऑप्शन ए अमाइलेज,
ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी लाइसोजाइम एंड ऑप्शन डी इन्वर्टेज। तो उसका आंसर था इन्वर्टेज। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इस कॉकरोच के सलाइवरी ग्लैंड में इन्वर्टेज एंजाइम, जिसको अपन शुक्रेज भी कहते हैं, वो एंजाइम इसके अंदर एब्सेंट होता है। लेकिन एक कॉकरोच की स्पीशी है जिसका नाम है ब्लाटा। ब्लाटा, ये तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो पूरा पेरिप्लेनेटा का है। एक स्पीशी और आती है जिसका नाम है ब्लाटा। ब्लाटा वाली स्पीशी में इन्वर्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्लाटा वाली स्पीशीज में इन्वर्टेज प्रेजेंट होगा, लेकिन पेरिप्लेनेटा में जो हम पढ़ रहे हैं पेरिप्लेनेटा, उसमें इन्वर्टेज एंजाइम नहीं है। अमाइलेज है, टाइलिन है, लाइसोजाइम है, लेकिन इन्वर्टेज नहीं है। मैंने भी कहा था कि इसका जो माउथ पार्ट है वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप है, बाइट करने वाला है, चू करने वाला है। उसके बाद में सीधा फूड जो है वो फेरिंग्स, फेरिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस से क्रॉप, क्रॉप में पार्शियल डाइजेशन होगा। क्वेश्चन फिर आए नीट में, बताओ कॉकरोच के कौन से एलिमेंट्री कैनाल में फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? क्रॉप। यहां पर पार्शियल डाइजेशन होने वाला है। पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, इसके बाद में कहा रहा है गिजर्ड। गिजर्ड का जो शेप है वो कैसा है? कॉनिकल, कॉनिकल शेप है। इसके बाहर की तरफ सर्कुलर मसल्स हैं। ये पढ़ा था कि हमने? सारा पढ़ा हुआ है ना? अच्छा, ये सारी बात लिखी भी नहीं है। अच्छा, हमने वो क्लासिफाई कर रखा है, ठीक है, अभी लिख देंगे अपन सारा। मैं एक बार समझा देता हूं कि चल क्या रहा है। गिजर्ड के अंदर बाहर की तरफ होता है सर्कुलर मसल्स। ठीक है, सर्कुलर मसल्स के अंदर काइटिन के बने हुए 6 टीथ होते हैं, टीथ लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। बाहर की तरफ क्या है? सर्कुलर मसल, यानी इधर पेरीफेरी क्या होंगे? सर्कुलर मसल होंगे। अंदर की तरफ काइटिन के बने हुए 6 टीथ होंगे, टीथ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जो फूड की ग्राइंडिंग का काम करेंगे, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये सारा फूड कहां ट्रांसफर होगा? मिडगट में। मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पे क्या लगा हुआ है? हेपेटिक सीका, एंड हेपेटिक सीका डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे। तो फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहां होने वाला है? मिडगट में। फूड का एब्जॉर्प्शन भी कहां होने वाला है? मिडगट में। फूड का पूरा डाइजेशन मिडगट में, फूड का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी मिडगट में। अब एक क्वेश्चन है, असर्शनिंग रीजनिंग में मैं बना सकता हूं, मैं पूछ लेता हूं तुमसे कि भाई बताना वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। नो सिंपल फूड विल एब्जॉर्ब इन द फोरगट ऑफ कॉकरोच, ये असर्शन है। रीजन, द फोरगट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एंड द इनर लाइन बाय क्यूटिकल। ठीक है, अब मैंने बोला कि कोई भी फूड का एब्जॉर्प्शन कहां नहीं हो रहा है? फोरगट में नहीं हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है। फोरगट में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सारा एब्जॉर्प्शन मिडगट में हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि फोरगट एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है और उसकी पूरी अंदर जो लाइनिंग है वो क्यूटिकल की है, और क्यूटिकल फूड के लिए इम्परमेबल है। तो इसका मतलब असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इतना अच्छा क्वेश्चन जो है ये बना सकता है। तो फोरगट में क्यों एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ? क्योंकि फोरगट की जो अंदर वाली लाइनिंग है वो क्यूटिकल की बनी हुई है। ठीक है, एक्टोडर्मल है, फोरगट इसका एक्टोडर्मल है क्योंकि क्यूटिकल एक्टोडर्मल होता है। लास्ट में आता है, हाँ, अगर अपन एक रीजन ये भी बनाए तो ये भी हो सकता है, लेकिन सलाइवा के एंजाइम भी निकल रहे हैं, वो भी फूड को सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, वो भी पार्शियल डाइजेशन कर रहे हैं। और क्रॉप के अंदर भी कुछ जूसेस हैं जो भी फूड को पार्शियली डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो अपन ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ हेपेटिक सी का ही वो पोर्शन है जहां से फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं क्रॉप में भी है, कहीं ना कहीं सलाइवा में भी है, लेकिन वो सिर्फ पार्शियल डाइजेशन कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अंदर वाली लाइन क्यूटिकल की है। क्लियर है? अच्छा, मिडगट से ब्रॉड या वाइडर कौन है? हिंडगट। हिंडगट के 3 पार्ट मैंने बताए थे, इलियम, कॉलन और रेक्टम, ये 3 पार्ट है इसमें। और मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पे क्या लगा हुआ है? मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स लगा हुआ है। मैलपीजियन ट्यूब्यूल 100 से 150 होती है, और ये एक्सक्रीटरी मटेरियल को इकट्ठा करके यूरिक एसिड बना के उसको हिंडगट में डालती है। ये यहां तक जो है कंप्लीट डाइजेशन। अब लिख लेते हैं इसमें मेन पॉइंट। तो माउथ के बारे में हम तो वैसे लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। दूसरा मैंने अभी क्या बोला? इन पेरिप्लेनेटा कौन सा एंजाइम एब्सेंट है सलाइवा में? इन्वर्टेज। तो सलाइवरी जो जूसेस है उसमें एक इन्वर्टेज एंजाइम एब्सेंट है कंप्लीटली।
पार्शियली फूड डाइजेशन, साइट कौन सी है? क्रॉप। जब हम गीजर्ड की बात करते हैं तो गीजर्ड या प्रोवेंट्रिकुलस thick circular muscles at peripheral site, six chitinous teeth for grinding. गिजर्ड का जो शेप है वो कैसा है? कोनिकल। और ये जो क्रॉप है वो कैसा होता है? थिन वॉल्ड। हेपेटिक सीके, हेपेटिक सीका कैसी ट्यूब है? ब्लाइंड ट्यूब है। 6 to 8 इन काउंट है। secretes digestive juices in midgut। ये मिडगट में डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करने वाले हैं हेपेटिक सीके। और जो फोरगट है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। अच्छा, कॉकरोच और फ्रॉग, कॉकरोच तो चलो, अर्थवर्म एंड फ्रॉग, ये दोनों तुम्हें बताया कि सिलेबस में तो डाला नहीं इन्होंने, ये सिलेबस में इन्होंने डाला नहीं है, लेकिन जो कुछ टेस्ट सीरीज ऐसी चल रही है जहाँ पर अर्थवर्म के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और फ्रॉग के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो जैसा मेरा ऐसा सोचना है कि हम लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए, एक बार उनको भी अपने को एनसीईआरटी से रीड कर लेना चाहिए। क्या सोचना है आप लोगों का इस बारे में? तुम लोग रिस्क टेकिंग हो या नहीं हो? अगर रिस्क लेना चाहते हो तो फिर मैं छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने ऐसा है कि अपन एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं उसको, एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं फ्रॉग के बारे में कुछ पॉइंट्स जो भी है इंपॉर्टेंट, पर जैसे एक बीडर्स कैनाल है, अब ये एक बार नीट में क्वेश्चन पूछ लिया था, इसमें टाइम ऐसा था कि भाई फ्रॉग तो आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ गया था। एक बार अर्थवर्म के बारे में भी बोला इन्होंने कि भाई अर्थवर्म नहीं है सिलेबस में, और उसी ईयर में अर्थवर्म के 2 क्वेश्चन डाल दिए। तो अगर इन पॉइंट्स को देखते हैं तो फिर अपने को करना चाहिए। तो लास्ट में जब एनिमल किंगडम खत्म होगा तो फिर अपन अर्थवर्म और फ्रॉग को एनसीईआरटी वाइज रीड कर लेंगे, मेन एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स हैं वो बता दूंगा मैं, ठीक है? क्रॉप और गिजर्ड इसमें एप्स में भी होता है ना, तो एक्स्ट्रा चैम्बर इनर लाइंड बाय क्यूटिकल। अगर बीएससी करें विद नीट प्रिपरेशन तो क्या ये सही है? क्या ये सही नहीं है? बीएससी करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, दोनों में से एक काम होता है, या तो आप बीएससी करो या नीट करो, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन क्या है कि चलो बीएससी स्टार्टिंग में तो तुम्हारे को लगेगा कि नहीं बीएससी कुछ नहीं है, जाना ही नहीं पड़ रहा, जाना ही नहीं पड़ रहा, और जैसे ही मार्च आएगा और वहाँ बीएससी के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, 8-8 9 एग्ज़ाम होते हैं, पूरे पूरे महीने चलेंगे, और जो मेन क्रूशियल टाइम है उसमें तुम बीएससी के एग्ज़ाम दे रहे होंगे, 1.5 महीना जो पीछे बचता है उसके अंदर, तो फिर वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से नीट पर ही फोकस करना चाहिए। डन?
तो माउथ बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का हो गया, इन्वर्टेज एंजाइम एब्सेंट है, पार्शियली फूड डाइजेशन की साइट कौन सी है, क्रॉप, क्रॉप कैसा होता है, थिन वॉल्ड है, गिजर्ड या प्रोवेंट्रिकुलस कॉनिकल शेप का है, बाहर की तरफ सर्कुलर मसल्स है, अंदर की तरफ 6 काइटिन के टीथ है जो क्या करेंगे, फूड की ग्राइंडिंग करने वाले हैं। हेपेटिक सीका ब्लाइंड ट्यूब्स हैं, 6 to 8 इन काउंट है, डाइजेस्टिव जूसेस निकालेंगे मिड गट में। और फोरगट एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है, और पूरा के पूरा अंदर की जो लाइनिंग है वो किसकी बनी हुई है, क्यूटिकल की बनी हुई है। ठीक है, इसलिए यहां पे फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता क्योंकि क्यूटिकल परमिएबल नहीं है। डन। हो गया क्या? अच्छा, कंप्लीट फूड डाइजेशन साइट कौन सी है, मिडगट, कंप्लीट फूड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये मिडगट से रिलेटेड है, और हिंडगट से रिलेटेड क्या पॉइंट है, it is wider than midgut it accumulates digestive waste and uric acid। तो इसका जो हिंड गट है वो मिड गट से तो वाइडर है, हिंड गट मिड गट से वाइडर है, और डाइजेस्टिव वेस्ट भी एक्यूमुलेट करेगा और साथ साथ में यूरिक एसिड भी एक्यूमुलेट करेगा, क्योंकि मिड गट और हिंड गट के जंक्शन पर ही तो मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं। तो मैल्पीजियन ट्यूब्यूल जो यूरिक एसिड इकट्ठा करेगा वो कहाँ डालने वाला है, हिंड गट में तो डालने वाला है। तो हिंड गट दोनों को स्टोर करके रखेगा, डाइजेस्टिव वेस्ट और साथ में यूरिक एसिड। अब आता है इनका सर्कुलेशन। इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। कैसा होता है, ओपन टाइप के क्लोज टाइप, कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। इस सर्कुलर सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं? इसके पार्ट्स में सबसे पहले हार्ट, दूसरा है हीमोसील, हीमोसील को और क्या कह सकते हैं, साइनस या साइनसिस भी कह सकते हैं। फिर हीमोलिम्फ, और उसके बाद में एंटीरियर एओटा। ये सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं। तो कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम में एक तो हो गया हार्ट, एक हो गया हीमोसील या जिनको अपन साइनसिस कह सकते हैं, तीसरा हो गया हीमोलिम्फ जो इसके इन द फॉर्म ऑफ ब्लड है, और लास्ट में क्या हो गया, एंटीरियर एओटा। ये सारे पार्ट हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं हीमोलिम्फ की, तो क्या हम कह सकते हैं कि हीमोलिम्फ इनका ब्लड है? बिल्कुल, हीमोलिम्फ इनका ब्लड है। और ये जो ब्लड है इसके दो पार्ट हैं, वन इज प्लाज्मा, सेकेंड इज हीमोसाइट्स। दो चीजें आ गई इनमें। हीमोलिम्फ में दो पार्ट हैं, एक है प्लाज्मा और एक है हीमोसाइट्स। जैसे हमारे अंदर भी होता है, हमारे ब्लड में भी क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा। तुमने सुना होगा कि भाई ह्यूमन के ब्लड के दो पार्ट होते हैं, 55% प्लाज्मा एंड 45% फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एनिमल को एनिमल क्या है, एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स कहते हैं। तो इसमें हीमोसाइट्स कहते हैं। क्या इसकी हीमोसाइट्स फेगोसाइटिक होती है क्या? बिल्कुल फेगोसाइटिक सेल्स होती है। इसकी हीमोसाइट्स फेगोसाइटिक सेल्स होती है, और इनके प्लाज्मा में विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इनके प्लाज्मा में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा हो गया, ओपन टाइप का हो गया। पार्ट्स कौन कौन सा हो गया, एक हार्ट हो गया इसका, हीमोसील या जिसको साइनसिस कह रहे हैं, हीमोलिम्फ और एंटीरियर एओटा, याद रहेगा ये चार पार्ट हैं इसके।
फिर हमने हेमोलिम्फ यानी इसके ब्लड की बात की। इसके ब्लड में एक तो है प्लाज्मा, दूसरा क्या है, हीमोसाइट्स। हीमोसाइट्स मतलब ब्लड सेल्स। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जैसे ट्रू एंड फॉल्स में आता है कि फेगोसाइटिक सेल्स आर एब्सेंट इन द ब्लड ऑफ कॉकरोच, तो फॉल्स हो जाएगा। फेगोसाइटिक सेल कॉकरोच के ब्लड में भी मिलने वाली है, दैट इज अ टाइप ऑफ WBC, वो WBC का एक टाइप है। प्लाज्मा विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि हमारे अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहाँ होता है, RBC के अंदर। तो यहाँ पे तो आना चाहिए था कि भाई हीमोसाइट्स के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है, जबकि मैंने आपको एक बात शायद नहीं बताई अभी तक कि RBC जो है वो सिर्फ कॉर्डेट्स में होते हैं, नॉन कॉर्डेटा में RBC नहीं होती है एक भी, यानी पॉरीफेरा। चलो वो तो सेल हो गया, अब ऑर्गन से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गन वाला कौन है, प्लेटी हेल्मिन्थीस है। प्लेटी हेल्मिन्थीस से लेके हेमिकॉर्डेटा तक मैं कभी भी RBC नहीं बोलूंगा क्योंकि RBC इनमें होती नहीं है। RBC कहां से शुरुआत हुई है, कॉर्डेट से। कॉर्डेटा में भी यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा में भी नहीं था, स्टार्ट हुई है सिफेलोकॉर्डेटा से। इसका मतलब RBC की तो हम बात ही नहीं कर सकते इनमें। तो जब हम RBC की बात नहीं कर सकते तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट तो होता ही RBC के अंदर है, होता ही RBC के अंदर है। तो हम तो यहां पर कह ही नहीं रहे कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट हिमेटोसाइट्स में, क्योंकि RBC तो है नहीं। तो फिर क्या नॉन कॉर्डेटा में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है क्या, नॉन कॉर्डेटा में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है एनेलिडा। बेस्ट एग्जांपल क्या है, एनेलिडा। एनेलिडा यानी अर्थवर्म, अर्थवर्म का खून लाल होता है, अर्थवर्म का जो ब्लड है वो रेड कलर का है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन उसमें है, हीमोग्लोबिन उसमें है, लेकिन वो RBC में नहीं है, प्लाज्मा में है। इसका मतलब नॉन कॉर्डेटा में अगर किसी में भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट है तो वो कहां होगा, डिसॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा। नॉन कॉर्डेटा में अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा, हीमोग्लोबिन जैसा कुछ होगा, तो वो प्लाज्मा में होगा और वो भी डिसॉल्व्ड फॉर्म में होगा। तो क्या अर्थवर्म से ये रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि बताओ अर्थवर्म की बॉडी में हीमोग्लोबिन कहां है, तो डिसॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा। ठीक है, ऐसे कि ऐसे आगे हम पढ़ेंगे मॉलस्का। मॉलस्का है ना, मॉलस्का में उनका ब्लड जो है ना वो ब्लू कलर का है, तो उसमें हीमोग्लोबिन नहीं, हीमोसाइनिन होता है। इसके वजह से उसका जो ब्लड का कलर है वो ब्लू कलर का होता है और वो भी उसके प्लाज्मा में होता है। उसको इंक ग्लैंड भी कह देते हैं क्योंकि वो खून की पिचकारी निकालता है, वो ब्लड होता है उसका। तो ओवरऑल ये बात तो मैं समझ में आई कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट नॉन कॉर्डेटा में कहां होना है, प्लाज्मा में। इसलिए लाइन यहां पे क्या लिखी हुई है कि प्लाज्मा है लेकिन बिना किसी रेस्पिरेटरी पिगमेंट के, प्लाज्मा विदाउट एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इजी, डन। तो ब्लड से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अब अपन देखेंगे, अच्छा इसका ब्लड का कलर कैसा हुआ, इसका मतलब कलरलेस। इसका ब्लड का कलर कैसा हो गया, कलरलेस, क्योंकि कोई पिगमेंट ही नहीं है तो फिर कलरलेस। कलरलेस ब्लड हो गया इसका। डन। अब बात करेंगे इसके हार्ट के बारे में। ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, इसमें आप गौर से इसको देख सकते हो। यहां लिखा हुआ है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, यानी ये सर्कुलेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता हुआ डायग्राम यहां पर है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तुम्हें नजर आ रहे हैं ये छोटे छोटे चैम्बर्स, है ना, ये है हार्ट। कॉकरोच का जो हार्ट है वो 13 चैम्बर्ड है। अब हम कॉकरोच के हार्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके हार्ट के बारे में जो मेन पॉइंट तुम्हें याद होने ही चाहिए वो ये है, सबसे पहला पॉइंट के 13 चैम्बर्ड है। कितने चैम्बर है इसके अंदर, 13 चैम्बर है। दूसरा पॉइंट, ट्यूब्यूलर हार्ट है। कैसा हार्ट है, ट्यूब लाइक हार्ट है।
तीसरा पॉइंट जो इसमें ध्यान होना चाहिए, मिड डॉर्सल लोकेशन है इसकी। तो कॉकरोच का हार्ट ट्यूब लाइक है। टोटल कितने चैम्बर्स हैं? 13 चैम्बर हैं। और ये जो हार्ट है इसकी लोकेशन क्या है? मिड डॉर्सल। तुम्हारा हार्ट किधर है? वेंट्रल। तो जनरली कॉर्डेटा का हार्ट वेंट्रल होता है, नॉन कॉर्डेटा का हार्ट डॉर्सल होता है। इसका हार्ट मिड डॉर्सल है। इसका हार्ट मिड डॉर्सल है। मैं फिर बोल रहा हूं, याद रहना चाहिए, मिड डॉर्सल हार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, फाउंड एट थोरेक्स एंड एब्डोमेन। थोरेक्स एंड एब्डोमेन रीजन। आप ये देख सकते हो कि ये इसका हेड है, ये ऊपर वाला जो सर्किल बना हुआ ये हेड है, ये वाला थोरेक्स है और बाकी नीचे वाला एब्डोमेन है। तो इसका मतलब ये हार्ट कहां पर है? थोरेक्स और एब्डोमेन में। कहां पे नहीं है? हेड में नहीं है। तो हार्ट कॉकरोच के कौन से बॉडी पार्ट में नहीं है? हेड में नहीं है, थोरेक्स में है और एब्डोमेन में है। टोटल 13 चैम्बर है। इसका हर चैम्बर जो है ना, हर चैम्बर कोनिकल शेप का है। कॉनिकल कह सकते हैं, पायरामिडल कह सकते हैं, पायरामिडल शेप्ड। और हार्ट चैम्बर हैज conical shaped muscles at lateral side। और ये जो मसल्स है, इन मसल्स को कहते हैं एलेरी मसल्स। तो हार्ट के कितने चैम्बर हो गए? 13 चैम्बर हो गए। सबसे उससे कोई मतलब नहीं है, 13 चैम्बर है। डायग्राम तो फिर अब ऐसे ही करेंगे ना, डायग्राम में कौन से एब्डोमेन पूरे चैम्बर दिखा रखे होंगे, इसलिए। तो कितने चैम्बर होंगे? टोटल 13। तो हार्ट 13 चैम्बर है, ट्यूब लाइक हार्ट है, मिड डॉर्सन उसकी लोकेशन है, थोरेक्स और एब्डोमेन में लगा हुआ है। हर चैम्बर का शेप कैसा है? पिरामिड लाइक या कोनिकल लाइक है। हार्ट का चैम्बर जो है वो कोनिकल शेप है और कोनिकल शेप मसल से कवर्ड है। देखो, हार्ट चैम्बर हैज कॉनिकल शेप्ड मसल्स एट लेटरल साइड। ये तुम्हें दिख रही है काले रंग की लाइंस दिख रही है, ब्लैक ब्लैक जो लाइंस है, इनका नाम क्या लिखा हुआ है? देखो ये लिखा हुआ है एलेरी मसल्स। हार्ट के चैम्बर के दोनों तरफ कौन सी मसल्स है? एलेरी मसल्स। इस डायग्राम में कुछ कमी है एनसीईआरटी के डायग्राम में, वो अपन कमी पूरी कर देते हैं। हर कोनिकल शेप के चैम्बर के दोनों तरफ लेटरल साइड में, हर चैम्बर के दोनों तरफ लेटरल साइड में छोटे छोटे पोर हैं। इन पोर को कहते हैं ऑस्टिया। ये दोनों तरफ पोर है, इन पोर को क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। और यहां से जो ब्लड आएगा वो एंटीरियर एओर्टा से निकल के बाहर आएगा। ये रहा एंटीरियर एओर्टा। अब समझो, देखो पहले इधर ध्यान दो सब लोग कि इसमें क्या होने वाला है, ये किस तरह से फंक्शन करने वाला है और क्या इसकी हार्ट रेट होने वाली है। जैसे मैंने बोला ये 13 चैम्बर है टोटल। भले तुम डायग्राम में गिनोगे तो 12 11 कुछ भी निकलेंगे, लेकिन तुम्हें याद रखना है टोटल चैम्बर कितने हैं? 13 है, लिखे हुए भी हैं। टोटल 13 चैम्बर है। हर चैम्बर के दोनों तरफ इधर भी और इधर भी पोर हैं, छोटे छोटे पोर हैं। इन पोर को मैंने बोला है ऑस्टिया। इस ऑस्टिया के अंदर वॉल्व है, वॉल्व, छोटे छोटे सेप्टा कह सकते हो, वॉल्व कह सकते हो, इंस्फिक्टर कह सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। दोनों तरफ पोर है, पोर के अंदर गार्ड है, गार्ड को हमने बोला है वॉल्व। एक चैम्बर दूसरे चैम्बर के अंदर घुसा हुआ है, उन दोनों के बीच में भी वॉल्व है। यानी वॉल्व किधर किधर है? लेटरल साइड, एंटीरियर साइड, लेटरल साइड, एंटीरियर साइड, लेटरल साइड, एंटीरियर साइड। बात तुम्हें समझ में आई? हर चैम्बर के दोनों तरफ पोर हैं, इधर भी इधर भी। इन दोनों पोर के अंदर वॉल्व है। एक चैम्बर दूसरे चैम्बर के अंदर घुसा, वहां पर भी वॉल्व है। ठीक है, अब होगा क्या? सबसे पहले ये जो एलेरी मसल जो चैम्बर के दोनों तरफ लगी हुई है, वो इस पूरे चैम्बर को कॉन्ट्रैक्ट करेगी।
जब ये चैम्बर को कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पोर हो जाएगा बंद, वॉल्व हो जाएगा बंद, यानी ब्लड साइड से नहीं जा सकता। ये आगे वाला जो वॉल्व है वो खुलेगा और ब्लड अगले चैम्बर में जाएगा, उसका ब्लड अगले चैम्बर में जाएगा, उसका अगले में, उसका अगले में, उसका अगले में, और लास्ट में एंटीरियर एओर्टा से होता हुआ ब्लड बाहर आएगा, ऐसे निकलते हुए बाहर आएगा। बाहर आने में पूरी बॉडी में भर जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको मैंने क्या बोला है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हीमोसील। और हर चैम्बर में छोटे छोटे जो चैम्बर डिवाइडेड है, इंडिविजुअल चैम्बर को मैंने क्या रखा है, साइनसेस। भर गया पूरा का पूरा। अब क्या होगा, एलएरी मसल करेगी रिलैक्स। जैसे ही एलएरी मसल रिलैक्स करेगी, आगे वाला वॉल तो होगा बंद, साइड वाले वॉल्व होंगे खुले, और वैक्यूम जनरेट होगा और सीधा ब्लड अंदर। नहीं आई समझ बात? तो एलएरी मसल ने रिलैक्स मारा, रिलैक्स मारते क्या हो गया, साइड वाले वॉल्व खुल गए, ब्लड घुस गया अंदर। अब ब्लड घुसने के बाद में पूरा का पूरा हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो ब्लड से भर गए। अब वापस वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो साइड के वॉल बंद, आगे वाला वॉल खुला, ब्लड वापस आगे से होता हुआ बाहर, फिर बॉडी में बढ़ जाएगा। फिर जैसे एलएरी मसल रिलैक्स मारेगी, इधर का वॉल खुला, सीधा ब्लड अंदर, और वॉल्व सारे के सारे ब्लड से भर गए। ये इसकी मैकेनिज्म है। और ऐसा 1 मिनट में 50 बार होता है, 45 to 50 बीट्स पर मिनट। कुछ क्लियर हुआ कि कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है? मेन मसल्स का नाम याद रखना है तुम्हें, एलएरी मसल, जो कि खुद कैसे शेप की है, कोनिकल शेप की है, वो देख सकते हो तुम, बने हुए भी हैं। आता ही होगा क्या? हार्ट अटैक उसी को आता है जिसमें कोरोनरी आर्टरीज होती है। इन बेचारों के पास कहां कोरोनरी आर्टरी है? हार्ट अटैक उसको आता है जो टेंशन लेता है। इनके कहां रिलेशन और कहां टेंशन? है कोई स्ट्रेस? क्यों गौरव, क्या कहते हैं? डन भाई। डायग्राम तो बनाना नहीं है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, मेन तो हमने पॉइंट लिखे। हटा दूं? तो हार्ट फिल्ड फ्रॉम ब्लड थ्रू ऑस्टिया, और ऑस्टिया किससे गार्डेड है? गार्डेड बाय वॉल्व्स। एक तो ये वाला पॉइंट हमको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, हार्ट receives blood from sinuses और हीमोसील। ये पॉइंट भी आ सकता है कि हार्ट ब्लड कहाँ से रिसीव करता है, साइनस से या फिर हीमोसील से। एंड हार्ट इजेक्ट ब्लड फ्रॉम एंटीरियर एओर्टा। और हार्ट ब्लड को इजेक्ट कर रहा है, कहाँ से इजेक्ट कर रहा है? एंटीरियर एओर्टा से इजेक्ट कर रहा है। तो ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट ब्लड को कहाँ से इजेक्ट करेगा? एंटीरियर एओर्टा से इजेक्ट करेगा। हार्ट ब्लड कहाँ से रिसीव करेगा? हीमोसील या साइनस से, थ्रू ऑस्टिया। ठीक है। तो क्या कॉकरोच के हार्ट में वॉल्व्स होते हैं? ठीक है, तो कॉकरोच के हार्ट में वॉल्व्स होते हैं। अगर मैं बहुत हाई फाई क्वेश्चन बनाऊं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनाऊं, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि बताओ कॉकरोच के हार्ट में कितने वॉल्व्स होते हैं? तो तुमको अब कैसे काउंट करना है? हर चैम्बर के लेटरल साइड में, तो कितना हो गया? इंटू 2 करना है, 13 इंटू 2 26, तो ये हो गया। और हर 2 चैम्बर के बीच में एक, 2 चैम्बर के बीच में एक, तो 13 चैम्बर है, टोटल कितने होंगे?
12 होंगे, क्योंकि 13th वाले में आगे तो एंटीरियर एयोटा आ गया ना, तो 12 वो होंगे। तो कितने होंगे टोटल? 38। इतना अच्छा क्वेश्चन अगर मैं बनाऊं तो बना सकता हूं, लेकिन गड़बड़ कर देगा ये। अच्छा, तुम लोगों ने कुछ सोचा है कि तुम्हें एनसीईआरटी से कुछ चैप्टर पढ़ने, रिवीजन करने हैं क्या? डायरेक्ट एनसीईआरटी ओपन करके क्वेश्चंस निकालने की है तुम्हारे मन में या नहीं है? या सेल्फ? देखो, मैंने ये सोचा था कि मैंने क्या सोचा है, मेरे क्या दिमाग में है तुम लोगों के लिए, कि भाई अपन यहाँ पर एनसीईआरटी ओपन करेंगे। मेरे पास में एनसीईआरटी के हर चैप्टर का पीडीएफ है, ठीक है? तो यहाँ एनसीईआरटी ओपन करेंगे जैसा मैंने सोचा था। तो तुम्हारे, क्योंकि अपन सारे चैप्टर तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास में नहीं है, क्योंकि एक दिन में एक चैप्टर करने में टाइम चाहिए। 2 दिन में एक चैप्टर होता है, 2 दिन में एक चैप्टर, टोटल चैप्टर कितने हैं? 38। तो इसका मतलब अपने को कम से कम कितने दिन चाहिए? 2 महीने चाहिए पूरे चैप्टर करने के लिए, और इतना टाइम हमारे पास में है नहीं। तो मेन जो चैप्टर्स हैं, जैसे तुम लोगों की जो डिमांड है, उसको अपन यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। उनकी पेज, जैसे एक एनसीईआरटी का पेज है, उसको मैंने ओपन किया, उसमें मेन पॉइंट को मैं हाईलाइट करके उसमें से, उस पेज में क्या डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, क्या एसर्शन रीजन बन सकता है, क्या मैच द कॉलम का कोई क्वेश्चन आ सकता है, क्या ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन आ सकता है, वो अपन उस पेज बाय पेज बना सकते हैं। उसे क्या होगा कि उस चैप्टर के जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम्हारे पास में हो सकते हैं वो सब आ जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है तुम लोगों के ऊपर कि तुम लोगों को खुद पढ़ना है घर पे बैठ के, या फिर ऐसे रिवीजन करना है। क्योंकि जिस टाइप का रिवीजन अपन क्लास में करेंगे, आई डोंट थिंक सो कि तुम सेल्फ भी कर पाओगे। ऐसा मैं मानता हूं कि तुम घर पे बैठ के भी करोगे ना, तो ये वाला जो रिवीजन जो अपन करेंगे, ये तुम लोग नहीं कर पाओगे। क्योंकि एनसीईआरटी को तुमको करना क्या होता है, अब तुम रिवीजन कैसे करोगे? तुम्हारा क्या स्ट्रेटेजी होता है, क्या प्लान है तुम्हारा? तुमको ओवरऑल बायो में तो एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी। अल्टीमेटली क्या पढ़नी पड़ेगी? एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और एनसीईआरटी खाली पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि वो तुम लोगों से एनसीईआरटी पढ़ी भी नहीं पूछेंगे, वो तुम्हारे से क्वेश्चंस पूछेंगे। उस पेज में मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, वही तो खेल है। खाली तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो, है ना? एक बात बताता हूं मैं, खाली कई ऐसे स्टूडेंट है, कई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो ये बिलीव करते हैं कि हमको एनसीईआरटी पढ़नी है, और वो एक एक लाइन को रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जो भी करते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन फिर भी उनकी क्वेश्चन हैंडलिंग बहुत पुअर होती है। जब सामने क्वेश्चन आता है तो वो गड़बड़ हो जाता है, सामने क्वेश्चन आता है फिर वो गड़बड़ हो जाता है। क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि खाली पढ़ी हुई जो चीज़ है, वो चीज़, वो थ्योरी, वो कॉन्सेप्ट तुम क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, कि वो सवाल हमसे पूछना क्या चाहता है, हमने जो चीज़ पढ़ी हुई है उसकी एप्लीकेशन क्या होगी वहाँ पर, हमें वो थ्योरी कहाँ लगानी है, कैसे सवाल को अंडरस्टैंड करना है, और कैसे टॉपिक जो हमारा समझा हुआ है उसको अप्लाई करना है। तो तुम्हारे सामने कोई भी टारगेट का जो स्टूडेंट होता है ना, उसके सामने हमेशा 2 चीज़ें होती है, और वो हमेशा रेगुलरली होनी चाहिए। वो ये कि एक तो थ्योरी के कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, वो हमें पढ़ाना क्या चाहता है, हमको समझाना क्या चाहता है, एक तो वो आना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन की हैंडलिंग और क्वेश्चन की प्रैक्टिस सुपर लेवल पे होनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली हमको वहां पर करना क्या है? क्वेश्चन ही करना है, ठीक है ना? वो हमसे वाइवा तो नहीं लेने वाले, वो हमारे से क्वेश्चन तो नहीं पूछने वाले, वो तो हमारे के सामने क्वेश्चंस रखने वाले हैं, ठीक है? अब तुम पढ़ो, समझो, ओएमआर शीट भरो। तो ये जब तक तुम्हारी अच्छी सुपर प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए अब का जो 1.5 महीने का खेल है वो क्वेश्चंस का खेल है। तो थ्योरी पढ़ने के साथ में अगर उसमें से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करते हो तो ये बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन तुम्हारी एंड टाइम, लास्ट टाइम पे जो हो सकती है। ऐसा मेरा मानना है। बाकी तुम लोग सोचना कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है? अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये वाले चैप्टर्स हैं, ये हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, या उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है, या ऐसे चैप्टर्स जैसे जिसके अंदर क्वेश्चन जो आ रहे हैं टेस्ट में वो हमारे गलत हो जाते हैं, या हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो सवाल क्या पूछ रहे हैं, हम कभी क्वेश्चन और जो ऑप्शंस हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं कर पाते हैं, ऐसे कोई चैप्टर अगर तुम्हारे दिमाग में हो तो मेजॉरिटी वाले चैप्टर्स अपन लेके यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है? एटलीस्ट अपन 10 चैप्टर तो ऐसे निकाल सकते हैं, 10 चैप्टर अपन ऐसे कर सकते हैं। तो अगर 38 चैप्टर तुम्हारे हैं तो उसमें से 10 चैप्टर तो ऐसे होंगे जो हो सकता है कि पार्शली तुम्हारे वीक हों, तो वो अपन यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं, ठीक है? चले, तो ये तो बात हो गई हार्ट के बारे में, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम कौन से सिस्टम पर चल रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है?
कॉकरोच के अंदर रेस्पायरेशन कैसे होता है? डायरेक्ट रेस्पायरेशन कहते हैं इसको। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? डायरेक्ट रेस्पायरेशन। डायरेक्ट रेस्पायरेशन थ्रू डिफ्यूजन। डायरेक्ट रेस्पायरेशन किसके थ्रू हो रहा है? डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा सिस्टम होता है? ट्रेकियल सिस्टम होता है। इनमें कौन सा सिस्टम है? ट्रेकियल सिस्टम है। ट्रेकियल सिस्टम में क्या क्या आता है? ट्रेकियल सिस्टम में एक तो पोर आता है जिसको कहते हैं स्पाइरेकल। स्पाइरेकल के आगे आती है ट्रैकिया। ट्रैकिया के आगे आता है ट्रैकियोल। ट्रैकियोल के आगे आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और उसके बाद में आती है डायरेक्ट सेल। तो कॉकरोच में डायरेक्ट रेस्पिरेशन है डिफ्यूजन से। कॉकरोच में डायरेक्ट रेस्पिरेशन है डिफ्यूजन से। डायरेक्ट रेस्पिरेशन है। ऐसा क्यों है? कॉकरोच में डायरेक्ट रेस्पिरेशन डिफ्यूजन से क्यों है? बिकॉज इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते। इनका जो ब्लड है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। हमारे बॉडी में क्या होता है? हमारी बॉडी में लंग्स हैं। लंग्स ऑक्सीजन लेके ब्लड में डाल देते हैं, फिर वो हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसके तो ब्लड ही कलरलेस है। हीमोग्लोबिन नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो ब्लड का कोई रोल ही नहीं है ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन में। इसलिए इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है डायरेक्ट रेस्पिरेशन। ये पॉइंट याद रहेगा कि कॉकरोच की बॉडी में डायरेक्ट रेस्पिरेशन क्यों है? क्योंकि इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं है। ब्लड का कोई रोल नहीं है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रेकियल सिस्टम इसको बोल रहे हैं। और ट्रेकियल में सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ है? स्पाइरेकल। स्पाइरेकल होते हैं छोटे छोटे छेद, उनको स्पाइरेकल कहते हैं। और टोटल कितने हैं इनके अंदर स्पाइरेकल? 10 पेयर। कितने याद रखना है भाई? स्पाइरेकल 10 पेयर स्पाइरेकल होते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो पॉइंट है जहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि यार कितने स्पाइरेकल थे? 8 पेयर थे, 7 पेयर थे, 10 पेयर थे? क्योंकि आगे एक दो चीजें और आएगी, उसमें भी ऐसे कुछ नंबर्स होंगे। जैसे गैंग्लियन है, तो गैंग्लियन टोटल कितने होते हैं? तो 9। आगे आने वाले गैंग्लियन। हिपैटिक कितने हैं? 6 to 8। मेलपीजियन ट्यूब्यूल कितनी है? 100 to 150। तो क्योंकि यहाँ पर कुछ काउंट्स हैं, तो उस काउंट में स्टूडेंट उलझ जाता है, यार ये था या वो था या क्या था। तो यहां पर तुम्हें स्ट्रेस देके याद रखना है कि टोटल स्पाइरेकल कितने हैं? 10 पेयर। ठीक है, टोटल स्पाइरेकल कितने हो गए? 20। पेयर्स में हो गए तो 10 पेयर। अब मैं बताता हूं ये स्पाइरेकल्स कहां कहां पर हैं और कैसे अरेंज है और क्या इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। हटा दो ये। हाँ, ये चैप्टर देखो, अभी तो कॉकरोच, आज कॉकरोच खत्म कर देंगे अपन ऑलमोस्ट। उसके बाद में बचता है मॉलस्क का, एकांडर्मेट्स, ये तो हो जाएंगे। 2 दिन के हैं, तो एक काम करते हैं, मंडे को भी तुम्हारे क्लास लगा के खत्म कर देते हैं। 2 दिन में खत्म कर देते हैं, फिर फटाफट रिवीजन शुरू कर देते हैं। ठीक है, बाकी तो हो गया ना तुम्हारा? लिविंग वर्ड हो गया, स्ट्रेटेजी ऑफ द फूड एनहांसमेंट वही खत्म। तो टिश्यू कल्चर चैप्टर का क्या है रोल? टिश्यू कल्चर बता दिया क्या मतलब होता है? मतलब चैप्टर खत्म है ना? ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ना है? ठीक है, तो करा दूंगा मैं तुम्हें। मेरे पास में नोट्स हैं, स्लाइड्स से बता दूंगा, तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा समझना ही है। एक दिन में खत्म कर देंगे। क्या चाहते हो? हाँ, यस मैम। इसका रिमोट किधर है? ना,
बट उसका स्विच ऑन नहीं होगा, इसका मतलब हाँ बंद है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की हमने बात की। स्पाइरिकल्स, स्पाइरिकल सबसे पहले 2 पेयर ऑन थोरेक्स और 8 पेयर एट एब्डोमेन। ये कहां पर है? 2 पेयर थोरेक्स में बिटवीन प्रो थोरेक्स एंड मीजोथोरेक्स, बिटवीन मीजो एंड मेटाथोरेक्स। यानी 2 पेयर तो हैं स्पाइरिकल के थोरेक्स पर और 8 पेयर कहां पर है? एब्डोमेन पर। तो 1 मिनट मेरे को वापस बता दो एक बार, कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो हार्ट है, दूसरा एंटीरियर एओर्टा और हेमोलिम्फ और हेमोसील या साइनसेस, है ना। हार्ट में ब्लड की एंट्री कहां से होती है? ऑस्टिया से। क्या वो वॉल्व रेगुलेटेड है? बिल्कुल। और इजेक्शन कहां से होता है? एंटीरियर एओर्टा से ब्लड वापस निकलता है। इसके ब्लड के कितने पार्ट हैं? 2 है। कौन कौन से? प्लाज्मा और हेमेटोसाइट या हेमोसाइट्स कह सकते हैं। तो हेमोसाइट्स या हेमेटोसाइट्स में क्या फेगोसाइटिक सेल है? हेमोसाइट्स या हेमेटोसाइट में फेगोसाइटिक। और प्लाज्मा में रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है। इनकी हार्ट रेट क्या है? 45 to 50 पर मिनट। और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो मसल्स यूज मारी उसका नाम क्या है? एलरी मसल्स। ठीक है, एलरी मसल्स। इनके एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में कंप्लीट फूड डाइजेशन और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है? मिड गट में ही, पूरा डाइजेशन भी और पूरा एब्जॉर्प्शन भी। इनके फोर गट की इनर लाइनिंग किसकी बनी हुई है? क्यूटिकल की बनी हुई है। इनके गिजर्ड में टीथ किसके बने हुए हैं? काइटिन के बने हुए हैं। टोटल कितना है? 6 है। और हिपेटिक सीका का काउंट क्या है? 6 to 8 है। और वो कैसे हैं? ब्लाइंड सेक, ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इनके हिंड गट के कितने पार्ट हैं? कौन कौन सा? इलियम, कॉलन और रेक्टम। इनका हिंड गट कौन कौन से वेस्ट को इकट्ठा करेगा? डाइजेस्टिव वेस्ट और यूरिक एसिड, इन दोनों को वैक्यूमुलेट करेगा, क्योंकि मैलपीजियन ट्यूब्यूल ये निकालने वाले हैं। ठीक है। कितने पेयर स्पाइरिकल्स हैं? 10 पेयर। कितने थोरेक्स पर, कितने एब्डोमेन पर? 2 थोरेक्स पर है, बाकी सारे एब्डोमेन पे। और जो 2 थोरेक्स पर है वो प्रोथोरेक्स और मीजोथोरेक्स के बीच में, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के बीच में है। जबकि एब्डोमेन वाले हर चैम्बर के मिड पॉइंट पर हैं। जैसे मानो ये कॉकरोच, तो एक पेयर स्पाइरेकल यहां है, एक पेयर स्पाइरेकल यहां है, और बाकी के सारे स्पाइरेकल एब्डोमेन पर हैं। और वो भी कहां है? मिड पॉइंट पर है। तो यहां पर तो हो गए ये 8 पेयर्स, और यहां पर कितने हो गए? 2 पेयर्स। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो देखना है। सबसे पहले ये है स्पाइरेकल, फिर आगे आती है ट्रैकिया। ट्रैकिया के ब्रांचेस को बोलते हैं ट्रैकियोल्स। हमारे अंदर तो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स होते हैं, इनमें ट्रैकिया के आगे ट्रैकियोल्स आते हैं।
यहाँ पे ब्रिसल्स लगे हुए होते हैं, हेयर्स लगे हुए होते हैं जो गैस को फिल्टर करने का काम करते हैं। फिर आगे फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और फिर डायरेक्टली के आ गई सेल्स। तो इस पॉइंट को हमने बोल दिया स्पाइरेकल। ये हो गया ट्रैकिया, ट्रैकिया विद रिंग्स। हमारे अंदर तो सी शेप के कार्टिलेज होते हैं, इनमें ये आ गया ट्रैकियोल, ये आ गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और ये आ गई इसमें सेल्स। अब कैसे एंट्री होने वाली है गैस की? ऑक्सीजन डायरेक्टली ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ट्रैकियोल में, ट्रैकियोल से डायरेक्टली सेल में। ये इनका सिस्टम है। अच्छा एक बात बताओ, ह्यूमन में जब रेस्पिरेशन होता है तो अपने को ये बात पता है ना कि हमारे डायफ्राम और हमारा EICM ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो थोरेसिक केज का वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, जब प्रेशर कम होता है तो इंस्पायरेशन होता है। जब डायफ्राम और EICM दोनों रिलैक्स होते हैं तो थोरेसिक केज का वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर हाई होता है, और फिर एक्सपायरेशन होता है। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ऐसा इसमें भी तो होना चाहिए। इसके बिना इसमें काम कैसे चलेगा? कैसे गैस अंदर आएगी, कैसे CO2 बाहर जाएगी? बिना वॉल्यूम के डिफरेंस के, बिना प्रेशर के ग्रेडियंट के डिफ्यूजन तो हो ही नहीं सकता। डिफ्यूजन क्या कहता है? डिफ्यूजन कहता है गैसेज हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन या हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है। तो यहां पर भी तो प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा। तो इनके लिए दो मसल्स हैं, इनके पास में दो मसल, हमारे पास में डायफ्राम और EICM है, तो इनके पास में टर्गाइट और स्टर्नाइट मसल्स हैं। एक मसल ऊपर है टर्गाइट, अरे टर्गाइट, एक मसल है नीचे स्टर्नाइट। ये दोनों मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा, एक्सपायरेशन होता है। जब ये दोनों मसल रिलैक्स करते हैं तो वॉल्यूम ज्यादा और प्रेशर कम, तो इंस्पायरेशन होता है। तो इनके लिए ब्रीदिंग में सपोर्ट करने वाली मसल्स का नाम क्या है? टर्गो स्टर्नल मसल्स। मसल्स फॉर रेस्पिरेशन, टर्गो स्टर्नल मसल्स। अच्छा ये जो टर्गो स्टर्नल मसल है, बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होने वाला है? तो एक्सपायरेशन होगा, और जब ये रिलैक्स करेगी तो क्या होगा? इंस्पायरेशन। जब ये रिलैक्स करेगी तो इंस्पायरेशन, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एक्सपायरेशन। ओनली टिश्यू कल्चर ही कराया है क्या? उसमें सिर्फ टिश्यू कल्चर ही कराया है, और क्या कराया है? मतलब प्लांट वाला पोर्शन करा दिया। अच्छा, लिविंग वर्ल्ड में वो सारा पीछे वाला सारा आता है, मोनोग्राफ, कैटलॉग, की, हार्बेरियम, सब कुछ, सब हो गया वो, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की वगैरह सब। ठीक है, तो फिर बचता क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। नहीं है ना, वो ठीक है, तो ठीक है, हो गया जब, ठीक है, खुशी की बात है ये। मुझे क्या पता? नहीं, तुम लोग बोलोगे तो मैं करवा दूंगा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम लोगों को करना है तो मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम कर लोगे तो खुशी की बात है।
लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये टॉपिक इनकम्प्लीट है या तुमको नहीं आता है तो कर लेंगे। तो लोगों को अब तुम्हारा सोचना है। हो गया? ये ह्यूमन से उल्टा हो गया, पता चला तुम्हें? क्योंकि डायफ्राम और ईआईसीएम के कॉन्ट्रैक्ट होने पर तो क्या होता था? इंस्पायरेशन। और रिलैक्स होने पर क्या होता था? एक्सपायरेशन। यहां पे उल्टा चल रहा है। टर्गो स्टर्नल के कॉन्ट्रैक्शन होने पर एक्सपायरेशन, रिलैक्स होने पर इंस्पायरेशन। हटा दूं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बता देना। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म देख लेंगे, अपन कर लेंगे उसको। जो भी तुम्हें लगेगा तो मेरे को बता देना। अभी एक बार ये चैप्टर खत्म करेंगे, फिर आगे जो भी लगे बता देना। RUH बीएससी नर्सिंग का, बीएससी नर्सिंग का बॉन्ड का तो मेरे को आइडिया नहीं है, मेडिकल का तो बॉन्ड है। डन। अब देखो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? कॉकरोच के एक्सक्री सिस्टम में कौन सी टिब्यूल्स हैं? मैल्पीजियन टिब्यूल, इसके अलावा एक तो मैल्पीजियन टिब्यूल है, और किसी को कोई आइडिया है क्या? मुझे पता है नहीं है। फैट बॉडीज, इसके अलावा नेफ्रोसाइट्स, और इसके अलावा यूरिकोस ग्लैंड। इनके एक्सक्रीशन में ये 4 पार्ट्स हैं, ऑर्गेनली कह सकते हो आप, जो इन्वॉल्व होने वाले हैं। मैल्पीजियन टिब्यूल, फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड। बट ये ध्यान रखना, यूरिकोस ग्लैंड ओनली इन मेल, ये सिर्फ मेल के अंदर होता है। मेन ऑर्गन कौन है? मैल्पीजियन। मेनली थ्रू मैल्पीजियन टिब्यूल। अब मैल्पीजियन टिब्यूल के लिए क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं जो तुम्हें याद रखना है? सबसे पहले इनका काउंट 100 से लेके 150, एक तो ये याद रखना है। दूसरा कहां पर है? कहां पर है? एट जंक्शन, एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट। तीसरा येलो इन कलर, इसका कलर येलो है। नेक्स्ट पॉइंट ग्लैंड्यूलर टिश्यू। नेक्स्ट इनर लाइनिंग इज सीलिएटेड, लेकिन इसकी सीलिएटेड लाइनिंग को ब्रश बॉर्डर बोला हुआ है। और अगर यहां देखें तो एक चीज और,
it collects nitrogenous waste from hemocoel and convert them into uric acid. ये है। तो मैल्पिगियन टिब्यूल के लिए क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये मेन पॉइंट है जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले कि इनका काउंट कितना होगा, 100 से 150। दूसरा, लगा हुआ कहाँ होगा, मिड गट और हिंड गट के जंक्शन पॉइंट पे लगा होगा। तीसरा, येलो कलर की ट्यूब्स होगी। एनसीईआरटी में काली बना रखी है, लेकिन उसका कलर कैसा होता है, येलोइश ट्यूब होता है। और ग्लैंडुलर टिश्यू इसके अंदर होने वाला है। कौन सा टिश्यू होगा अंदर की तरफ, ग्लैंडुलर, और वो भी सीलिएटेड। लेकिन इसी सीलिएटेड को क्या बोला हुआ है, ब्रश बॉर्डर, जबकि हमको पता है कि ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई को कहते हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि हम ब्रश बॉर्डर तो माइक्रोविलाई को कहते हैं। पीसीटी इज ब्रश बॉर्डर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज ब्रश बॉर्डर, क्योंकि वहां माइक्रोविलाई होते हैं। लेकिन यहां पर सीलिया वाले को ब्रश बॉर्डर बोल दिया। सीलिया वाले को इन्होंने क्या बोल दिया, ब्रश बॉर्डर। याद रखना है, क्या मैल्पिगियन टिब्यूल ब्रश बॉर्डर टिश्यू से बना हुआ है? बिल्कुल, मैल्पिगियन टिब्यूल ब्रश बॉर्डर से बना हुआ है। ग्लैंडुलर है, सीलिया है, लेकिन वो ब्रश बॉर्डर है। करते क्या हैं ये टिब्यूल्स, ये हीमोसील से नाइट्रोजनस वेस्ट को इकट्ठा करते हैं और ये ग्लैंडुलर टिश्यू उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। यानी मैल्पिगियन टिब्यूल डायरेक्टली यूरिक एसिड कलेक्ट नहीं कर रहा है। मैल्पिगियन टिब्यूल तो नाइट्रोजनस वेस्ट को इकट्ठा करके उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है और फिर यूरिक एसिड को हिंड गट में डाल रहा है। ठीक है, तो यूरिक एसिड का सिंथेसिस कॉकरोच की बॉडी में कहां हो रहा है, मैल्पिगियन टिब्यूल में हो रहा है। तो मैल्पिजियन टिब्यूल ही यूरिक एसिड को सिंथेसाइज कर रही है। फैट बॉडीज की बात करते हैं। तो फैट बॉडीज distributed in whole body at tergite site, it accumulates potassium urate or uric acid। एक्यूमुलेट करने का काम करती है फैट बॉडी पोटेशियम यूरेट और यूरिक एसिड। ये बताऊंगा मैं सारा, एक बार लिख लो। देखो सेंटर दूर क्या मतलब, सिटी में नहीं आ सकता, बाहर आ सकता है। ऐसा नहीं है, फर्स्ट चॉइस को प्रायोरिटी मिलती है। अगर तुमने जो फर्स्ट भर रखा है, ये क्या होता है कि जैसे आपने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कराया तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले आएगा या बाद में आएगा, पहले आएगा ना। तो फिर जब वो वापस सेंटर की चॉइस अलॉट करेंगे तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन वाले को पहले देंगे, लास्ट वाले को पहले देंगे। रोल नंबर तो बाद में अलॉट होगा, रोल नंबर बाद में अलॉट होता है। प्रायोरिटी किसको देते हैं, सेंटर की चॉइस की प्रायोरिटी उसको दी जाती है जो फर्स्ट कम फर्स्ट चॉइस होता है, रोल नंबर वाइज नहीं। अब मान लो कि तुमने लास्ट में भरा, फॉर्म भरा तुमने लास्ट में, तो और उन्होंने अलॉट कर दिए, मतलब जैसे मान लो कि उनका अलॉटेशन चालू है, अलॉट करने चालू कर दिया, लास्ट में तुमने भरा, तो सेंटर कहाँ जाएगा, चेंज होगा। सबसे पहले जो सेंटर फिल होता है वो है कोटा, सबसे पहले, क्योंकि कोटा में इतने सेंटर इन्होंने दे रखे हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी भर जाता है क्योंकि सारे बच्चे वहीं पर सेंटर लेने की कोशिश करते हैं।
हम्म, क्या क्या भरा तुमने? जोधपुर और पाली। हम्म, और किस किसने? सबने यही भरा होगा फिर तो। जम्मू कश्मीर ने भरा है क्या किसने? अंडमान निकोबार क्या घूम के आएंगे सर? सोच रहे थे क्या घूमने जाना होना तो फिर चॉइस अच्छी वाली भर दो, क्योंकि पेरेंट्स को ले जाना ही पड़ेगा। दुबई भर दो कि दुबई। क्या मैं क्या करूं, मम्मी पापा देखो मेरा सेंटर वहां दे दिया मेरे को, तो अब जाना ही पड़ेगा। पासपोर्ट बन जाएगा, हाथों हाथ बनता है आजकल। आजकल वो कहते हैं ना कि तत्काल में बनता है। पासपोर्ट बनता है। अगर 1500 रुपये फीस है तो 3000 रुपये लेके वो फटाफट बना के दे देते हैं 10 दिन में ही। पासपोर्ट आजकल डिफिकल्ट थोड़ी है। हाँ, ये हटा दूं? डन। तो मेन ऑर्गन कौन सा हो गया? मैलपिगन टिब्यूल। क्या वो ग्लैंड्यूलर है? क्या वो ब्रश बॉर्डर है? किसको एक्यूमुलेट करता है वो? नाइट्रोजनस वेस्ट को। कहां से? हेमोसील से। बनाता क्या है? यूरिक एसिड। इसलिए कॉकरोच यूरिकोटेलिक है। और फैट बॉडीज पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, टर्गाइड की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये पोटेशियम यूरेट और यूरिक एसिड को इकट्ठा करके करती है, मतलब एक्यूमुलेट रखती है होल लाइफ, पूरी लाइफ तक। और फिर तीसरा क्या है? नेफ्रोसाइट्स। नेफ्रोसाइट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट लेटरल साइड ऑफ हार्ट, नेफ्रोसाइट हार्ट के लेटरल साइड में, इट ऑल्सो एक्यूमुलेट यूरिक एसिड। और फिर आता है फोर्थ है यूरिकोस ग्लैंड। कहां पर है? इन मेल है, लेटरल साइड ऑफ मशरूम ग्लैंड। और ये भी क्या करती है? एक्यूमुलेट यूरिक एसिड। देखो अब होता क्या है, मैंने कहा कि मैलपिजियन टिब्यूल का काम है नाइट्रोजनस वेस्ट को इकट्ठा करके यूरिक एसिड बनाना और निकाल देना। मेरी बात को गौर से सुनना इधर है ना, जब तुम्हें समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें क्या है ये। हमारी बॉडी में क्या होता है कि हमारी बॉडी में लीवर जो है एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स का डीएमिनेशन करता है। एक्स्ट्रा अमीनो एसिड आप कह सकते हो, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जिसको कह सकते हैं, उनका करता है डीएमिनेशन, तो बनता है अमोनिया। अमोनिया इज ए मोस्ट टॉक्सिक केमिकल इन द होल नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। और यूरिया उससे 1,00,000 गुना कम टॉक्सिक मटेरियल है, 1,00,000 गुना कम टॉक्सिक मटेरियल है। तो अगर अमोनिया निकाला जाए, एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, नो एनी किडनी प्ले अ रोल टू एलिमिनेट द अमोनिया। कोई किडनी अमोनिया निकाल नहीं सकती, कोई किडनी नहीं निकाल सकती अमोनिया, कोई भी किडनी अमोनिया नहीं निकाल सकती। तो फिर अमोनिया कौन निकालता है? अमोनिया निकालता है बॉडी का सरफेस डायरेक्टली, ठीक है, या फिर गिल स्लिट्स, जिनको क्या बोलते हैं, अच्छा अमोनिया अमोनिया के फॉर्म में नहीं निकलता, अमोनियम आयन के फॉर्म में निकलता है, NH4 पॉजिटिव निकलता है, वो भी गिल्स से निकल सकता है। तो तुम्हें पता है कि बोनी फिश को अमोनोटेलिक कहते हैं और कार्टिलेजिनस फिश को यूरियोटेलिक कहते हैं। तो क्या बोनी फिश किडनी से अमोनिया निकालेगी? नहीं, गिल्स से निकालेगी। ये बात तो समझ में आती है। फिर उस अमोनिया का लीवर में ही ऑर्निथिन साइकिल, जिसको क्रेब्स हैंसलिट साइकिल कहते हैं, वो साइकिल चल के यूरिया बनता है। फिर यूरिया ब्लड में जाता है, फिर किडनी में जाता है, किडनी में बॉमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस हैं, जिनको मैलपिगियन पार्टिकल्स कहते हैं, वो उसको फिल्टर करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और फिर उसको नेफ्रॉन में डाल के, यूरिन में डाल के बाहर निकालते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास तो यूरिया डायरेक्टली पहुंच रहा है। इनकी पूरी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बिखरे हुए पड़े हैं, हीमो लिम्फ के अंदर, हीमोसील के अंदर पूरा का पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बिखरा हुआ पड़ा है। मैलपिगियन टिब्यूल रैंडमली मूव कर रही है, जो पास में आ गया उसको इकट्ठा कर लिया, जो पास में आ गया उसको इकट्ठा कर लिया। समझ मारी बात?
हमारे पास में क्या है, हमारा यूरिया सीधा नेफ्रॉन में जाके फिल्टर हो रहा है। इनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट इनकी बॉडी में बिखरा हुआ है, रैंडमली कलेक्ट हो रहा है, रैंडमली। तो मान लो कि इसने कभी कभी कुछ ज्यादा ही नाइट्रोजनस वेस्ट खा लिए, कुछ बहुत ज्यादा केमिकल खा लिए, और पूरे के पूरे हीमोसील में बहुत ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा हो गए, तो फिर क्या होगा, मेलपिगियन ट्यूब्यूल के सबको निकाल पाएगी क्या? नहीं निकाल पाएगी। तब ये फैट बॉडीज, ये नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड काम आएगी, उन नाइट्रोजनस वेस्ट को एक साथ में इकट्ठा करके अपने पास में रख लेगी, ताकि बॉडी में उनकी कंसंट्रेशन कम रहे। बात समझ रही है? तो फैट बॉडी कर क्या रही है, एक्सेस के नाइट्रोजनस वेस्ट को इकट्ठा कर रही है। नेफ्रोसाइट भी यही काम कर रही है और यूरिकोस ग्लैंड भी यही काम कर रही है। अब मैंने कहा यूरिकोस ग्लैंड सिर्फ मेल में है, फीमेल में नहीं है। इसका क्या रीजन है? क्योंकि मेल बॉडी छोटी होती है, फीमेल बॉडी लंबी होती है, फीमेल का वॉल्यूम ज्यादा है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन उसमें होगी नहीं। मेल की बॉडी छोटी है, वॉल्यूम कम है, कंसंट्रेशन बढ़ने के चांस ज्यादा है, इसलिए इसके पास एक एक्स्ट्रा ग्लैंड है जिसका नाम है यूरिकोस। नहीं समझ में आई बात? आई? अब क्या होगा, जैसे मेलपिगियन ट्यूब्यूल ने उन नाइट्रोजनस वेस्ट को इकट्ठा किया, यूरिक एसिड बनाया और निकाल दिया, तो ये फैट बॉडीज नेफ्रोसाइट क्या करेगी, उनको वापस हिमोसील में डाल देगी, ताकि मेलपिगियन ट्यूब्यूल उसको बाहर निकाल दे। तो वो एक्सेस को इकट्ठा कर रहा है, कम होने पर खुद अपनी तरफ से दे देगा। ओवरऑल मेंटेन रखना है हिमोसील के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट की कंसंट्रेशन, इसलिए ये सपोर्टिव है। और मेन ऑर्गन कौन सा हो गया, मेलपिगियन ट्यूब्यूल फॉर एलिमिनेशन। कुछ पल्ले पड़ा भाई? अब आता है नर्वस सिस्टम। ये भी नर्वस होते हैं। इनके अंदर, हाँ, अरे टाइम जल्दी निकल गया, मेरे को पता नहीं चला अभी तक तो काफी निकल गया। तो अभी नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? नर्वस सिस्टम में इनके पास ब्रेन है। सोचो आप, कॉकरोच भी ब्रेन रखता है? अरे है, इसके पास ब्रेन है। ब्रेन है, गैंग्लियंस हैं, और नर्व कॉर्ड भी है। क्या तुम्हें याद है, वेल ऑर्गेनाइज नर्वस सिस्टम फाउंड इन आर्थ्रोपोडा? याद आ रहा है? एनसीईआरटी की लाइन है, कुछ याद नहीं है। ब्रेन, इसका ब्रेन कहां है? इसका ब्रेन सुप्राइसोफेगियल है। तो कॉकरोच का ब्रेन कहां है? घुटने में, ईसोफेगस के ऊपर। कहां पर है इसका ब्रेन? ईसोफेगस के ऊपर है। और कितने गैंग्लियन है इनके अंदर? 9 गैंग्लियन है। 9 में से 3 थॉरेक्स पर है, 3 थॉरेक्स पर है और 6 एब्डोमेन पर है। ये वही वाला पॉइंट है जो तुम्हें स्पाइरेकल के अकाउंट में कंफ्यूज कर देगा। ये वही वाला पॉइंट होगा जो तुम्हें स्पाइरेकल के काउंट में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तुम सोचोगे यार 3 थॉरेक्स पे 6 एब्डोमेन वाला होगा स्पाइरेकल, या 2 थॉरेक्स पर और 8 एब्डोमेन वाला होगा। कभी तुम गैंग्लियन में कंफ्यूज होंगे, कभी तुम यहाँ कंफ्यूज। तुम्हें बार बार उठाऊंगा ना ये पॉइंट, तो तुम्हें ध्यान रहेगा कि नहीं, हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, तो 3 थॉरेक्स और 6 ऑन एब्डोमेन गैंग्लियन होते हैं। और नर्व कॉर्ड मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। इसका जो ब्रेन है, सुप्राइसोफेगल ब्रेन, ये सिर्फ माउथ पार्ट को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स आईज एंड एंटीने। सुप्राइसोफेगियल जो ब्रेन है इसका, वो आइज को और एंटीना को और माउथ पार्ट्स को ही कंट्रोल करता है, बाकी की बॉडी को कंट्रोल नहीं करता है। इसलिए कहते हैं कि अगर कॉकरोच का सिर काट दो, इसका ब्रेन हटा दो, तो अभी ये 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। क्योंकि आपने इसका सिर काटा मतलब आपने इसका ब्रेन काट दिया। ब्रेन काटा मतलब एंटीना, आइज और माउथ पार्ट, इनका कंट्रोल खत्म हुआ है। हार्ट का, बॉडी के अदर पार्ट्स का, इन सब का कंट्रोल अभी भी इनके पास मेंटेन्ड है। समझे कि नहीं समझे? किनको? अदर बॉडी पार्ट को। बाकी गैंग्लियन है ना,
3 ऑन थोरेक्स एंड 6 ऑन एब्डोमेन, ये बाकी की बॉडी पार्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या बताओ, कॉकरोच के पास ब्रेन है? कहां पर है? गुड। सुप्रा इसोफेगियल, इसोफेगस के ऊपर है। और कितने गैंग्लियन है टोटल? 9। 3 थोरेक्स पर है और 6 एब्डोमेन पर। अच्छा, ये जो 6 एब्डोमेन पर है, ये पीछे वाले एब्डोमिनल सेगमेंट पर है? नहीं, आगे वाले पर है। हाँ, फ्रंट के 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पर ही गैंग्लियन होंगे। स्पाइरेकल भी फ्रंट के 8 एब्डोमिनल सेगमेंट पर ही होंगे। तो ऐसे कितने एब्डोमिनल सेगमेंट हैं जिनमें ना तो गैंग्लियन है ना स्पाइरेकल है? अरे एक नहीं, 2 हैं। कितने सेगमेंट होते हैं एब्डोमेन में? 10 होते हैं। 10, मैंने कहा 8 के अंदर तो स्पाइरेकल है और आगे के 6 के अंदर गैंग्लियन है। तो कितने ऐसे एब्डोमिनल सेगमेंट हुए जिसमें ना तो स्पाइरेकल है ना गैंग्लियन है? तो 2 ही हुए ना। इतना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। कितने ऐसे एब्डोमिनल सेगमेंट हैं जिनमें ना तो स्पाइरेकल है ना गैंग्लियन है? तो आंसर इज 9 एंड 10 सेगमेंट, टोटल 2 सेगमेंट। अब कई बच्चे इन बातों से सोचते होंगे कि सर बहुत डीप में पढ़ाते हैं, लेकिन देखो मेरा ये कहना है कि इतना अच्छी तरीके से अगर तुम्हें कुछ समझ में आएगा तो छोटे मोटे क्वेश्चन तुम्हें बहुत आसान लगेंगे। मेरा ये कहना है। नहीं तो फिर क्या होता है, इजी क्वेश्चंस भी फिर हमको कई बार टफ लगने लग जाते हैं। यार ये तो टफ पेपर आ गया। नहीं तो तुम्हें नीट का पेपर बहुत आसान लगेगा कि नहीं यार हमने ढंग से समझ रखा है, तो ये तो बहुत आसान चीजें हैं। डन। अच्छा, फर्स्ट थोरेसिक गैंग्लियन किधर है? ईसोफेगस के नीचे। तो ईसोफेगस के ऊपर तो ब्रेन हो गया, ईसोफेगस के नीचे फर्स्ट थोरेसिक गैंग्लियन है, यानी वो एंगल पर है। ईसोफेगस के ऊपर एक गैंग्लियन है, ईसोफेगस के नीचे एक गैंग्लियन है। ऊपर वाला गैंग्लियन ब्रेन है, नीचे वाला गैंग्लियन बाकी के गैंग्लियन को कनेक्ट करता हुआ चलेगा, और वही नीचे की तरफ मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। तो ब्रेन हो गया इनका एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर, और बाकी के गैंग्लियन हो गए एलिमेंट्री कैनाल के नीचे। बीच में क्या आ गई? एलिमेंट्री कैनाल। समझ गए? ये अंदर का पॉइंट है ना, मैं ये अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट निकाल रहा हूं मैं। एक तो होती है थ्योरी लिखी हुई है खाली, और एक होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग। तो ब्रेन किधर है? ब्रेन एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर है, और गैंग्लियन किधर है? एलिमेंट्री कैनाल के नीचे। तो एलिमेंट्री कैनाल के नीचे तो क्या हो गया? वेंट्रल। तो साइड कौन सी होगी? वेंट्रल। इसलिए नर्व कॉर्ड भी किधर है इसकी? मिड वेंट्रल। हटा दूं। अब आता है इनमें सेंस ऑर्गन। लास्ट 2 टॉपिक ही है। सेंस ऑर्गन तो छोटा सा ही है, और एक ग्लैंड पढ़ेंगे अपन, उसके ग्लैंड्स, क्योंकि पीछे की तरफ मेटाबोलस के बारे में दे रखा है, मेटामॉर्फोसिस। तो एक ग्लैंड है इसमें, और फिर इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फिर कॉकरोच खत्म। तो क्या लगा अभी तक का समझ में आया तुम्हें कॉकरोच? हाँ, याद रह जाएगा तुम्हें कंफर्म? तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए मसल्स का नाम बताओगे? एलरी मसल्स। और ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए? टर्गो स्टर्नल। क्या कर रहे हो? ऊपर वाली टर्गो, नीचे वाली स्टर्नल, टर्गो स्टर्नल मसल्स, राइट। कौन सा ऑर्गन इनमें मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? मैलपिगियन ट्यूब्यूल। बाकी वाले एक्सेस के जो है वो स्टोर करने वाले हैं, एक्यूमुलेट करने वाले हैं और स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, अब सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में देखो, एक सेंस ऑर्गन है एंटीना, दूसरा वाला सेंस ऑर्गन है कंपाउंड आई, तीसरा वाला जो सेंस ऑर्गन है वो है मैक्सिलरी पैल्प, चौथा वाला जो सेंस ऑर्गन है वो है लेबियल पैल्प, उसके बाद में आता है एनाल सर्काई, और उसके बाद में आता है एनाल स्टाइल। ये है, ये सेंस ऑर्गन है इनमें, ठीक है ना। पहले बताओ, ये जो
एंटीने है, ये किसके लिए होते हैं? टच एंड स्मेल, यानी आप कह सकते हो टेक्टाइल एंड ऑल्फैक्टरी। अच्छा, अब कंपाउंड आई, क्या तुम्हें बताया कि इसमें 2000 ओमेटीडी होते हैं? 2000 ओमेटीडी होते हैं। और विजन कौन सा होता है? मोज़ेक विजन होता है। क्या ये मोज़ेक विजन नाइट में भी होता है? दोनों टाइम में होता है, बट मेनली एट नाइट होता है। क्या ये मोज़ेक हाई सेंसिटिव है? हाई सेंसिटिव है और लो रेजोल्यूशन हो गया। अच्छा, मैक्सिलरी पेल्प और लेबियल पेल्प ये किसके लिए होते हैं? टेस्ट के लिए होते हैं। एनाल सरकाए सेगमेंटेड होते हैं इन मेल एंड फीमेल बोथ। और किसके लिए होते हैं? साउंड एंड वाइब्रेशन सेंसिटिव। साउंड एंड वाइब्रेशन सेंसिटिव होते हैं। एनाल स्टाई ओनली इन मेल, ट्यूब लाइक एंड टच सेंसिटिव। जैसे मान लो कि ये एक कॉकरोच बना के इन्होंने दिया और फिर इन्होंने ऐसा डायग्राम दिया और पूछ लिया कि बताओ उसमें सरकाई कौन है और स्टाइल कौन है। तो जो तुम्हें सेगमेंटेड नज़र आ रहा है वो सरकाई है, और जो छोटा सा ट्यूब लाइक नज़र आ रहा है वो एनाल स्टाइल है। तो ये ध्यान रखना, स्टाइल अंदर होते हैं, सरकाई बाहर होते हैं। स्टाइल अंदर, सरकाई बाहर। ट्यूब लाइक होंगे, बिना सेगमेंट वाले होंगे तो स्टाइल होंगे, सेगमेंट सेगमेंट सेप्टा सेप्टा जैसा दिखेगा तो सरकाई होंगे। सरकाई तो दोनों में, स्टाइल सिर्फ मेल में। आज कराऊंगा। क्या करोगे? उसके बाद में चूहे का कराऊंगा। हाँ, एल्बिनो रैट। बता दूंगा बता दूंगा। तुमको देखना है अंदर का पूरा स्ट्रक्चर, ब्रेन ब्रेन सारा, किडनी और वो सब कुछ। चूहे से शुरुआत करेंगे, फिर बता दूंगा बता दूंगा। चौक कॉकरोच देख के तो क्या करोगे, चूहा देख लेना। कॉकरोच तो छोटा सा ही है वैसे भी। आज होगा डिसेक्शन होगा वो तो उनमें। वही है चूहा लाने वाला। एमबीबीएस में भी तुम्हें यही करना है, चूहे के डिसेक्शंस करना है। इंसान में तो डेड बॉडी देंगे ना, जिंदा को कौन मारने के लिए देगा तुम्हें? कैडेवर। लीगल नहीं है। नहीं नहीं, चूहे का भी नहीं है। अब हटा दिया सर, आप किसी भी मैमल को आप ऐसे काट नहीं सकते, मार नहीं सकते। वो मरा हुआ ही लेके आएगा, वो पता नहीं वो कैसे मारेगा, क्या करेगा, वो उसके ऊपर है। मरे हुए को काटने में कुछ नहीं होता है, मार के काटने पर होता है। ये तेरे को बुलाएंगे तो पूजा पाठ करके शुद्ध कर देना उसको, ताकि उसके चूहे की आत्मा में डिस्टर्ब नहीं करें उसको। वो क्या कहते हैं, जो भी है वो मोक्ष मोक्ष प्रदान कर देना उसको। मेरे पास में ह्यूमन स्केलेटन वगैरह सब पड़ा है, अगर तुम्हें देखना हो ना, बोन्स वगैरह सारी एग्जैक्टली। बट ठीक है कि बोन्स पूरा ओरिजिनल स्केलेटन
मेरे पास में, ऑब्वियसली बात है, घर पे ही होगा, मैं जेब में तो लेके घूमता नहीं। ये लो ह्यूमरस। जिंदा कैडेवर अगर देखना है तो मिरर में देखो। सब्जेक्ट, मुन्ना भाई एमबीबीएस की बातें कर रहा है तो ये हटा दूं? आनंद भाई। कितना टाइम लगाओगे? हो गया। अब लास्ट आता है एंडोक्राइन, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में कॉकरोच में दो ग्लैंड्स हैं, एक को कहते हैं कॉर्पोरा एलाटा और एक ग्लैंड का नाम है प्रोथोरेसिक ग्लैंड। ये दो ग्लैंड्स हैं, कॉर्पोरा एलाटा एंड प्रोथोरेसिक ग्लैंड। कॉर्पोरा जो एलाटा है वो कौन सा हार्मोन निकालता है? इट सीक्रेट्स नियोटेनिन हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? नियोटिनिन हार्मोन। और प्रोथोरेसिक ग्लैंड कौन सा सीक्रेट करता है? इक्डायसोन हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन निकालेगी? इक्डायसोन। क्या तुम्हें पता है कि इक्डायसिस का मतलब होता है मेटामॉर्फोसिस? इक्डायसिस का क्या मतलब होता है? मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस का क्या मतलब होता है? कि जिसमें मोल्टिंग हो जाएगी, निम्फ से अडल्ट बनेगा। निम्फ टू अडल्ट फॉर्मेशन। और ये अडल्ट में ये ग्लैंड इनएक्टिव होती है, इनएक्टिव इन अडल्ट्स। कॉर्पोरा एलाटा ने नियोटिनिन सीक्रेट किया है, ये हार्मोन चेक करता है अडल्ट स्टेज को। अडल्ट स्टेज। और इन अडल्ट इट सीक्रेट्स गोनेडोट्रोपिन। ये दो ग्लैंड है, कॉर्पोरा एलाटा एंड प्रोथोरेसिक ग्लैंड है। कॉर्पोरा एलाटा कौन सा हार्मोन निकाल रहा है? नियोटिनिन हार्मोन निकाल रहा है। नियोटिनिन हार्मोन चेक करेगा अडल्ट स्टेज को। इसका मतलब ये हुआ ये निम्फ को मेंटेन करेगा। पता है कॉकरोच का जब अंडा फटता है ना तो अंदर से निम्फ निकलता है, तो निम्फ पूरा मैच्योर होना चाहिए, निम्फ पूरी बॉडी बननी चाहिए उसकी, तब तक वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। तो पहले क्या होना चाहिए? निम्फ का कंप्लीट मैच्योरेशन होना चाहिए, फिर अडल्ट बनना चाहिए। तो नियोटिनिन अडल्ट बनने को रोकेगा। जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में जब प्यूबर्टी आती है तो ही एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन होता है। उससे पहले गोनेडोट्रोपिन को रोकने वाला हार्मोन है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन प्यूबर्टी तक स्पर्म और मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेल में स्पर्म और फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक के रखता है कि पहले गोनेड पूरे मैच्योर होने चाहिए, टेस्टिस फुल मैच्योर होना चाहिए, ओवरी फुल मैच्योर होना चाहिए, उसी के बाद में गैमेटोजेनेसिस होना चाहिए। वैसा ही हार्मोन कौन है? नियोटिनिन। जस्ट लाइक एज मेलेटोनिन, वो भी अडल्ट स्टेज को रोक के रख रहा है ताकि निम्फ पूरा मैच्योर हो
उसके बाद वो अडल्ट में कन्वर्ट हो। समझ में आई बात? और अडल्ट में कन्वर्ट करने वाली ग्लैंड कौन सी होगी? दूसरी वाली, प्रोथोरेसिक। ये एक डायसोन हार्मोन निकालेगी, जस्ट लाइक एज ए थायरॉक्सिन। हमने पढ़ा होगा एंडोक्राइन सिस्टम में, तुमने पढ़ा होगा थायरॉक्सिन वो हार्मोन होता है जो लार्वा को अडल्ट में कन्वर्ट करता है। यहां पे जो हार्मोन है उसका नाम है एक डायसोन, जो निम्फ को अडल्ट में कन्वर्ट करेगा। और जब अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये वाली ग्लैंड तो काम करना बंद कर देगी, इनएक्टिव हो जाएगी। ये वाली जो ग्लैंड है अब गोनेडोट्रोपिन निकालना शुरू कर देगी, जैसे स्पर्म और ओवा बनने स्टार्ट होंगे। ओवरऑल इतनी सी बात है कि नियोटेनिन अडल्ट बनने से रोकेगी, नियोटेनिन हार्मोन अडल्ट बनने से रोकेगा। ये तो पहला पॉइंट हुआ, ठीक है। फिर अडल्ट बनने के बाद वही ग्लैंड अब क्या निकलेगा? गोनेडोट्रोपिन। अडल्ट बनने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? एक डायसोन। तो अडल्ट बनने से रोकने वाला नियोटिनिन, अडल्ट बनवाने वाला एक डायसोन, बोथ आर एंटागोनिस्ट। समझे कि नहीं समझे? और कॉकरोच में ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो अडल्ट स्टेज में आने पर इनएक्टिव हो जाएगी? तो प्रोथोरेसिक जो ग्लैंड है वो इनएक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अब एक ही टॉपिक बाकी है इसका, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कल पढ़ेंगे। कल ही अपन पढ़ने वाले हैं मॉलस्का और एकाइनोडर्मिड साथ में, फटाफट कर देंगे। लेकिन ये याद हुआ ना, तुम्हें क्लास में याद होना चाहिए। मैं बार बार एक ही पॉइंट कहता हूं, तुम्हें ये सारी चीजें क्लास में याद होनी चाहिए। घर जाके 5 मिनट 10 मिनट में रिवीजन करके खत्म। ठीक है, फिर बाकी कल करते हैं।